ब्रेक के बाद फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। वक्त हो चला है 25 मिनट में देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। राज्यसभा में एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कानूनों पर बात रखी और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार लगातार किसानों से बात करने में लगी हुई है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती कर सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष सरकार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेर रहा है और तीनों पर नए कानूनों को काला कानून बता रहा है, लेकिन इन कानूनों में काला क्या है, कोई ये भी बताए। कृषि मंत्री बोले कि नए कानून के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकेगा। अगर एपीएमसी के बाहर कोई ट्रेड होता है तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार के टैक्स को खत्म करता है, लेकिन राज्य सरकार का कानून टैक्स देने की बात करता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो टैक्स लेना चाह रहा है, आंदोलन उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पंजाब सरकार के कानून के मुताबिक अगर किसान कोई गलती करता है तो किसान को सजा होगी, लेकिन केंद्र सरकार के कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर हमारी सरकार कानून में बदलाव कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कृषि कानून गलत है। उनका कहना उन्होंने कहा कि किसानों से 12 बार बात की और हर बार पूछा क्या बदलाव चाहते हैं, हमें बता दीजिए। कृषि मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक राज्य किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है। केंद्र सरकार जो कानून लाई है उसके मुताबिक किसान कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अलग हो सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सरकार ने काम किया और किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा। करीब 10 करोड़ से अधिक किसानों को 1.15 लाख करोड़ रुपए उनके खातों में भेजे गए। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी किसानों के लिए समर्पित थे और हमेशा रहेंगे। मोदी सरकार के लाए कृषि कानूनों से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले हैं। चर्चा के दौरान नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को अगली बार कानून पढ़कर आने की नसीहत दी। आपको बता दें, हुड्डा ने पंजाब और हरियाणा की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उदाहरण दिया था। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। आनंद शर्मा ने कहा कि जब 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में देश बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन कर रहे हों और ठीक उसी वक्त देश के राष्ट्रपति उन्हीं कानूनों की संसद में तारीफ कर रहे हों तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आनंद शर्मा ने कहा कि किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया गया। जो स्थिति पैदा हुई उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की घटना से पूरा देश आहत है। उन्होंने कहा इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राज्यसभा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने किसान आंदोलन पर बात रखी और कहा कि सरकार किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में क्यों लगी है। राउत ने कहा कि किसानों का यह आंदोलन जब तक जिंदा है तब तक ये देश जिंदा है, सारा देश उनके साथ है। संजय राउत बोले कि जब किसान मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा और कोरोना काल में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेम था। अब जब अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो खालिस्तानी हो गया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 72वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जाहिर करने के लिए कल किसान संगठन चक्का जाम करेंगे। किसानों ने ऐलान किया कि 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी। पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए बॉर्डर पर 10 लेवल की बैरिकेडिंग की है। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल को कटीले तारों से घेर दिया गया। साथ ही सड़कों पर बड़े बड़े डिवाइडर रखकर भी रास्तों को बंद किया गया। मीडिया को भी दूर रखने की योजना बनाई गई।
26 जनवरी को हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस किसान नेताओं को नोटिस भेज रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच का दूसरा रिमाइंडर लेकर पुलिसकर्मी टीकरी बॉर्डर पहुंचे और बीकेयू डकौत के प्रधान बूटा सिंह बुर्जकिल को नोटिस थमाया। दिल्ली पुलिस की तरफ से बूटा सिंह को 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे क्राइम ब्रांच द्वारका में हाजिर होने का नोटिस दिया गया है। वहीं नोटिस पर बूटा सिंह ने कहा कि नोटिस का जवाब देंगे लेकिन पेश नहीं होंगे। बूटा सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने साजिशन लाल किले में हिंसा कराई। बातचीत शुरू करना सरकार के हाथ में है, लेकिन बातचीत से पहले सरकार बातचीत का माहौल बनाए। ट्विटर पर किसान आंदोलन को लेकर हैशटैग और ट्वीट्स को लेकर दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की ओर से ट्वीट के डॉक्यूमेंट की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ दंगा टूल किट बनाने को लेकर एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने इस टूल किट को बनाने वालों तक पहुंचना चाहती है। बता दें कि एफआईआर में ग्रेटा थनबर्ग का नाम नहीं है। पुलिस का दावा है कि अब डिलीट कर दिया है वीडियो। शुरुआती में जो जनवरी फरवरी के महीने में दिल्ली के भीतर अराजकता फैलाने की विस्तृत योजना थी। स्पेशल कमिश्नर प्रवीण रंजन ने कहा, शुरुआती जांच में पता चला कि यह टूल किट प्रो खालिस्तानी संस्था ने बनाई है। स्पेशल कमिश्नर प्रवीण रंजन ने कहा कि ऐसा लगता है कि टूल किट का मकसद विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच नफरत फैलाना और भारत सरकार के खिलाफ माहौल बनाना था। हालांकि इसमें ना तो ग्रेटा न ही किसी अन्य आरोपी को बनाया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच में पता चलेगा कि आरोपी कौन है। पुलिस का दावा है कि उनका शक इस वजह से गहराया कि दस्तावेज के महत्वपूर्ण हिस्सों को मिटा दिया गया, फिर एडिट कर दिया गया। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आज समापन होगा। आपको बता दें 3 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो शो का उद्घाटन किया था। आपको बता दें इस शो में देश विदेश की 600 कंपनियां शामिल हो रही हैं। इसमें 14 देशों की 78 कंपनियां शामिल हैं। वहीं 203 कंपनियां वर्चुअल रूप में अपने हथियारों और दूसरे सैन्य सामान के साथ प्रदर्शित कर रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा का ऐलान किया। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसका मतलब रेपो रेट अभी भी 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% रहेगी। रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान लगाया है। आपको बता दें बजट में ये 11% होने का अनुमान लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी स्कूल खुल चुके हैं। वहीं स्कूल खुलने पर बच्चों ने खुशी जताई। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 9वीं और 11वीं के स्कूल खोलने का ऐलान किया था। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमों का ऐलान करते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं और प्रैक्टिकल की तैयारियों के लिए स्कूलों को खोला जा रहा है। आपको बता दें राजधानी में 10वीं और 12वीं की क्लास पहले से लग रही है। देश में लगातार दूसरे दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को पेट्रोल डीजल दोनों के दामों में 30-30 पैसों का इजाफा किया गया, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम अब तक अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल 86.95 रुपए प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है। दिल्ली में डीजल के दाम 30 पैसे बढ़कर 77.13 रुपए प्रति लीटर हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 17 मार्च तक पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों के निर्धारण का आदेश दिया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने विनोद उपाध्याय की याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत के फैसले के दौरान 15 मई तक सभी पंचायतों के गठन का आदेश दिया। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने 13 जनवरी तक पंचायत चुनाव संपन्न न कराने के चलते अर्जी दाखिल की थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने पंचायती चुनाव को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पंचायती चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन उनके इस मंसूबे को हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। यूपी में एक बार फिर से कोविड वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। पहले चरण के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के साथ ही शुक्रवार से कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई।
कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों के सहित आला अधिकारियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। यूपी में दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई, जिससे लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर और ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा नीलाब्जा चौधरी ने वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवाई। लखनऊ में पूर्व आईएएस अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय भी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि सीबीआई की एफआईआर का परीक्षण किया जा रहा है। सीबीआई ने खनन मामलों में पहले जो एफआईआर दर्ज की थी, उनमें से अधिकतर एफआईआर को ईडी ने अपने यहां दर्ज किया था। वहीं अब सत्येंद्र सिंह के मामले में भी ईडी इसी तरह के केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश भर में चल रही योजना के तहत काशी के 44 गांवों को गंगा आरती के लिए चिन्हित किया गया है, जहां अब गंगा आरती कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गंगा आरती के जरिए जहां गंगा से जुड़ाव होगा, वहीं धार्मिक, पर्यटन और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एसपी ने 3 थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया। वहीं पुलिस लाइन में तैनात कई निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को नई तैनाती मिली। लखीमपुर खीरी के सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम से शिकायत करते हुए कहा कि उनको समय से कभी भी वेतन नहीं मिलता। सीतापुर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसमें 2 मजदूर आग की चपेट में आने से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोंडा में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, गन्ने के खेत में दफना दिया, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए पुलिस थाने में पत्नी को किसी के साथ भाग जाने की शिकायत दर्ज की। वहीं पति की निशानदेही पर गन्ने के खेत पर खुदाई के बाद पुलिस ने महिला के शव को बरामद किया। किसानों के चक्का जाम को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसानों से अपील की। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर किसान संगठन चक्का जाम करेंगे तो हिंसा हो सकती है। साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि क्या किसान संगठन इस बात की गारंटी लेंगे कि चक्का जाम में कोई हिंसा नहीं होगी। उन्होंने कहा 26 जनवरी को भी शांति की बात कही गई थी, लेकिन ट्रैक्टर परेड में हिंसा हुई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से मौजूदा सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, इतना आज तक कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आलोचना करनी होगी, विपक्ष अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश और कांग्रेस नेता जयप्रकाश कलायत के गांव जुलानी खेड़ा में ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर जहां उन्होंने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस को किसान का हितैषी बताया। कांग्रेस नेता जयप्रकाश ने कहा कि लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को इनको दर्द को समझते हुए किसानों की मांग माननी चाहिए। जब तक कृषि से किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, तब तक देश का विकास आगे बढ़ना मुश्किल है। जनवरी को किसानों के चक्का जाम के ऐलान के तहत हरियाणा पुलिस ने कमर कस ली है। डीजीपी ने सभी जिलों के आला अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिस तरह 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई, उसे देखते हुए 6 फरवरी को भी असामाजिक तत्वों और उत्तेजित युवाओं द्वारा कानून व्यवस्था खराब किए जाने की संभावना से इनकार किया जा सकता है। चक्का जाम को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। इसके मद्देनजर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए, ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की जाए। साथ ही पुलिस अधिकारियों से स्थानीय किसान नेताओं से संपर्क कर शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। फतेहाबाद में इंटरनेट सेवा बाधित होने के बाद अब किसान संगठन लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए धार्मिक स्थलों का सहारा ले रहे हैं। मंदिरों और गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट करवाकर चक्का जाम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। न्यायाधीशों और बार एसोसिएशन के बीच करीब बैठक में फैसला लिया गया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू होगी। 8 फरवरी से हाईकोर्ट की 3 बेंच में हियरिंग शुरू होगी और इसके बाद 15 फरवरी से 3 बेंच में फिजिकल हियरिंग होगी। पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज नगर निगम कार्यालय में नवयुक्त डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर को बधाई देने के लिए पहली बार नगर निगम कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने उचित व्यवस्था न देखकर नाराजगी जताई।
दरअसल काम कराने आए बुजुर्गों और महिलाओं के बीच कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल देखकर विधायक प्रमोद विज ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कार्यालय में व्यवस्था को दुरुस्त करने से कमिश्नर से बात की जाएगी। महेंद्रगढ़ जिले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के बाद एसडीएम विश्राम कुमार ने वैक्सीन लगवाई। साथ ही जिले में दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण की शुरुआत हुई। मौके पर उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। पानीपत में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य चिकित्सक अधिकारी संत पाल वर्मा ने बताया कि कोरोना के प्रति लोगों में खौफ खत्म हो चुका है, जिससे वैक्सीनेशन अभियान को पूरी सफलता नहीं मिल रही। मुख्य चिकित्सक अधिकारी संत लाल वर्मा ने स्वस्थ आदमी इसलिए वैक्सीन के प्रति जागरूक नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि वैक्सीन लगवाने से उसे कोई दिक्कत ना हो जाए, जबकि ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। जाखल के चंडीगढ़ रोड पर चोरों ने इलेक्ट्रिक वर्कर की दुकानों को निशाना बनाया और हजारों रुपए बैटरी पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और छानबीन कर रही है। सोनीपत के दीपालपुर गांव में एक शख्स को कुछ बदमाशों ने पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान मुरथल निवासी पन्ना लाल के रूप में हुई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मामले में जुटी है। करनाल के नेवल इलाके में शव मिलने से सनसनी मच गई है। शव नहर से बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। एफएसएल और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक शव पर चोट के निशान हैं। पुलिस का कहना है कि एक युवक ने दो लोगों को बाइक पर आकर शव को नहर में फेंकते हुए भी देखा। वहीं शव के साथ में जेजेपी पार्टी का बैंड मिला है। पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है। हिमाचल सहित देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। शिमला में बर्फबारी से 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गुरुवार तक यहां 50 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। इससे पहले 12 फरवरी 2002 को शिमला में 54.1 सेंटीमीटर बर्फ थी। शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति में भी हिमपात हुआ। सभी पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए। सड़कों पर कई फीट बर्फ होने की वजह से गाड़ियां जहां की तहीं खड़ी रही। हिमाचल में बर्फबारी से जहां पर्यटक और किसान खुश हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। दरअसल हिमपात के बाद प्रदेश की कई सड़कें बंद हो गई। भारी बर्फबारी के कारण सिरमौर के ऊपरी इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने सड़क बहाली के लिए काम शुरू कर दिया है। वहीं नाहन में बर्फबारी के कारण ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े वाहन फंस गए हैं। बर्फबारी के कारण पीने के पानी की समस्या भी पैदा हो गई है। हालांकि बर्फबारी के बाद किसान बागवान बेहद खुश हैं। पर्यटन नगरी मनाली में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। मनाली समेत आसपास के इलाकों में बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ। कोठी गुलाब, सोलंगा नाला, अटल टनल, रोहतांग के आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई। हिमाचल में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा नगर निगम चुनावों को लेकर कहा, धर्मशाला नगर निगम में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता वापस आएगी। हिमाचल समेत भारत में फैले बर्ड फ्लू को लेकर अमेरिका के कृषि विभाग ने एक रिपोर्ट साझा की है, जिसमें भारत के 12 बर्ड फ्लू एपिसेंटर में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा को भी शामिल किया गया। अमेरिका ने ये रिपोर्ट व्यापारिक उद्देश्य से जारी की है। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 10 करोड़ 54 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 22 लाख 92 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से नीचे आ चुका है। देश में कोरोना के 12,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, तो वहीं 24 घंटे में 120 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख हजार को पार कर चुकी है। इनमें से करीब 1 करोड़ 5 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,35,000 को पार कर चुका है, जिसमें से 1,194 मरीजों का इलाज जारी है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6 लाख को पार कर चुके हैं। इसमें से 8,650 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 4,600 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,700 के करीब है। इसमें से 56,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 439 मरीजों का इलाज जारी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,68,000 के पार है। इसमें से 2,64,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 962 मरीजों का इलाज जारी है। एक साल से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आगाज हुआ। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से शुरू हुआ। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही इंग्लैंड की शुरुआती अच्छी नहीं रही। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 124 रन है। वहीं इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम में ईशांत शर्मा, विराट कोहली की वापसी हुई। इसके अलावा टीम में बाएं हाथ से स्पिनर शाहबाज नदीम को भी शामिल किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच शुरुआती 2 मुकाबले चेन्नई में खेले जाएंगे, जबकि बाकी के 2 मैच अहमदाबाद में होंगे। हेड टू हेड में भारतीय टीम का पलड़ा इंग्लैंड पर भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 60 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से 19 टेस्ट मैच भारत ने जीते, तो वहीं 13 टेस्ट मैच इंग्लैंड ने अपने नाम किए। चेपोक स्टेडियम पर इंग्लैंड की टीम भारत को बीते 35 साल से नहीं हरा सकी। इंग्लैंड टीम ने आखिरी बार चेपोक में 1985 में जीत हासिल की। इसके बाद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैदान पर लगातार 3 टेस्ट जीते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुसकर अपने उन 2 सैनिकों को रिहा कराया, जिनका 2018 में एक आतंकी संगठन ने अपहरण कर लिया था। हालांकि पाक की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। आतंकवाद के सौदागर पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इस बार ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मारा और अपने 2 सैनिकों को मुक्त करवाया। अंडरकवर सीक्रेट एजेंट के रूप में पहचाने गए एक ईरानी राजनयिक को बेल्जियम में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। राजनयिक फ्रांस में निर्वाचित ईरानी विपक्षी समूह की ओर से आयोजित रैली में बम धमाका कराने की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से $10 मिलियन लेने का आरोप लगाया। आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक आबिदा हुसैन ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था। कोरोना की उत्पत्ति चीन में हुई या नहीं, इसकी जांच के लिए WHO का एक समूह चीन में है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम के एक सदस्य ने कहा कि चीनी पक्ष जांच में बहुत अच्छी तरह सहयोग कर रहा है। भारत में किसानों का आंदोलन लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। अमेरिका की टिप्पणी के बाद अब चर्चा में है कि ब्रिटेन की संसद में मामले पर चर्चा हो सकती है। याचिका समिति किसानों के प्रदर्शन और भारत में प्रेस की आजादी पर हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर में चर्चा कराने के लिए विचार करेगी। इससे पहले किसानों के आंदोलन पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। साथ ही कहा गया कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकलना चाहिए। अमेरिका की ओर से इस बारे में भी संकेत दिया गया कि बाइडेन प्रशासन कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए भारत सरकार के कदमों के समर्थन में है। बयान के मुताबिक नए कदमों से भारत के बाजारों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का निवेश बढ़ेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध के बीच बॉलीवुड 2 धड़ों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ आंदोलन का समर्थन है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के पक्ष में बात कही जा रही है। मामले पर सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा कि गलत को सही कहोगे तो नींद कैसे आएगी। किसान आंदोलन को लेकर गौहर खान ने ट्वीट कर भारतीय हस्तियों पर निशाना साधा। गौहर ने लिखा कि क्या किसानों की जिंदगी मायने नहीं रख रही। गौहर ने कहा कि ब्लैक लाइव्स मैटर भारत का मुद्दा नहीं था, लेकिन हर भारतीय कलाकार ने उसके समर्थन में ट्वीट किया।
इससे पहले अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना की तरफ से किसान आंदोलन का समर्थन करने पर भारतीय हस्तियों ने इसे प्रोपोगंडा करार दिया था। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, डायरेक्टर करण जौहर समेत कई हस्तियों ने ट्वीट किया था और लिखा था कि विदेशी प्रोपोगंडा में ना फंसे और मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े हों। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन 45 साल के हो गए हैं। साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिषेक ने हिंदी सिनेमा को गुरु, धूम, पा और बोल बच्चन जैसी कई शानदार फिल्में दी। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ था। 25 मिनट में भारत में बस इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी।